मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से वहां से एक ऐसी साहित्यिक आवाज उठी जिसने अपनी कलम से दर्द, संघर्ष और विद्रोह को शब्द दिए। ये कहानी है लोधी क्षत्रिय राजपूत समाज के गौरव स्वर्गीय सुमेर सारंग लोधी की, जिन्होंने ग्रामीण भारत की सच्चाई को साहित्य के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर दिया। मरघट हुई जो दुनिया, तन सारंग जिंदा लाश में। जरा इन शब्दों में छिपी पीड़ा को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की आत्मा की आवाज है जिसने दुनिया के दर्द को अपने अंदर महसूस किया था। तो आखिर कौन थे ये सुमेर सारंग, जिनकी कलम में इतनी गहराई, इतनी वेदना थी? चलिए आज उनके जीवन के पन्ने पलटकर देखते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और सुमेर सारंग लोधी की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के उन खेतों और गांवों से जहां की मिट्टी ने उनकी सोच को, उनकी शख्सियत को गढ़ा। उनकी आवाज़ सही मायने में उस ग्रामीण भारत की आवाज़ थी जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। बात है 16 अगस्त 1948 की। सीहोर जिले के जहांगीरपुरा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर साहित्य जगत में अपनी एक अलग ही पहचान बनानी थी। उनके पिता लाला राम पटेल सिर्फ गांव के सरपंच ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे समाजसेवी थे जिनकी ईमानदारी और सेवा भाव की मिसालें दी जाती थी, और यही संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। परिवार संपन्न था तो उन्हें एक सुरक्षित बचपन मिला, जहां प्यार भी था, संस्कार भी और अनुशासन भी। लेकिन ये जो सुकून भरी शुरुआत थी ना, वो उनके आने वाले जीवन के तूफानों से बिल्कुल उलट थी। और शायद यही वजह थी कि वो दर्द को इतनी गहराई से समझ पाए। हम सबकी पहचान अक्सर हमारे नाम से होती है, लेकिन सुमेर सारंग की कहानी में उनका नाम ही उनकी पहचान के एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया। तो चलिए काशीराम से सुमेर सारंग बनने के इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पैदा होने पर उनका नाम रखा गया काशीराम, लेकिन उनकी दादी को ये नाम कभी रास नहीं आया। उन्हीं की जिद थी कि स्कूल में उनका नाम सुमेर सिंह लिखवाया जाए। और देखिए, किससे पता था कि यही नाम एक दिन सुमेर सारंग बनकर साहित्य के आसमान पर हमेशा के लिए चमक जाएगा। ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये एक साधारण लड़के के एक साहित्यिक प्रतीक बनने की कहानी। और यहीं से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां मुश्किलें उनकी दुश्मन नहीं बल्कि उनकी रचनात्मकता की वजह बन जाती हैं। साल 1964 में उन्होंने 8वीं कक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई पर एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है। 1965 से जीवन के संघर्षों ने उन्हें कलम उठाने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से उनकी असली साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। उनका जीवन लगातार मुश्किलों से घिरा रहा, कभी व्यक्तिगत, कभी पारिवारिक, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेखन उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं रहा, बल्कि उनके जीवन का मकसद बन गया। ये उनका तरीका था अपने दर्द को, अपने अनुभवों को आवाज देने का और इस दुनिया में कुछ सार्थक करने। तो सवाल ये उठता है कि गांव का एक लड़का जिसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, आखिर कैसे साहित्यिक दुनिया में एक जानी मानी आवाज बन गया? ये सफर संघर्ष, प्रतिभा और जबरदस्त जुनून की एक मिसाल है। चलिए देखते हैं। शुरुआत में उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जो जल्द ही अखबारों में छपने लगी। फिर आकाशवाणी भोपाल से जब उनके गीत गूंजने लगे तो उनकी आवाज गांव की सीमाओं को लांघकर बाहर निकल गई। लेकिन असली पहचान तब मिली जब दूरदर्शन ने उनकी एक रचना को पूरे देश तक पहुंचाया। उस दिन सही मायने में सुमेर सारंग एक राष्ट्रीय सितारा बन गए। उलझनों के ढेर पर बैठी है दुनिया, ढेर अब कब्र हो गया। जरा इन पंक्तियों में छिपे आक्रोश को देखिए। ये सिर्फ निराशा नहीं है, बल्कि उस समाज पर एक बहुत तीखा प्रहार है जो अपनी ही बनाई समस्याओं के बोझ तले दबकर खत्म हो रहा है। ये थी सुमेर सारंग की वो परिपक्व आवाज जो सवाल करती, कितनी बार जला तेल जली है बाती, दिया बुझ गया सारंग, लो सुबह हो रही है। यहाँ संघर्ष की एक लंबी रात है जो खत्म हो रही है, लेकिन उम्मीद की सुबह आने से ठीक पहले ही जीवन का दिया बुझ गया। यही उनकी शैली की खासियत थी। अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को वो आशा और निराशा के एक सार्वभौमिक अनुभव से जोड़ देते थे। धीरे धीरे उनकी कविता सिर्फ उनके व्यक्तिगत दर्द का आईना नहीं रही, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ एक सामाजिक विद्रोह बन गई। वो उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज को दबा दिया गया था। उन्होंने अपनी कलम से सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों पर बिना डरे सीधा प्रहार किया। तो आइए अब उनके व्यक्तित्व की कुछ और परतों को खोलते हैं, उनकी स्थायी विरासत को समझते हैं और उनकी प्रसिद्धि से जुड़े एक विरोधाभास को भी जानते हैं। 1983 में जब उन्हें सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये कोई घमंड नहीं था, ये उनके उसूलों का प्रतीक था।
वो दिखावे की दुनिया से कोसों दूर रहना चाहते थे। आखिरकार 1984 में जिला कलेक्टर को खुद उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करना पड़ा। ये एक घटना ही उनके स्वाभिमानी और सच्चे व्यक्तित्व को बताने के लिए काफी है। वो निडर थे, उतने ही संवेदनशील भी थे। उनके अंदर एक विद्रोही चेतना थी जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती थी। साहित्यिक राजनीति की गलियों से वो हमेशा दूर रहे। शायद इसीलिए कुछ आलोचक उन्हें कभी समझ नहीं पाए, लेकिन आम जनता ने उनकी आवाज में अपनी ही सच्चाई को पहचाना। वो जनता के कवि थे और जनता के लिए ही लिखते थे। उनकी कलम में जो आग थी, उसकी चिंगारी उनके परिवार तक भी पहुंची। उनसे प्रेरणा लेकर उनके छोटे भाई नारायण सिंह नवरंग लोधी ने भी कविता की दुनिया में कदम रखा। ये सुमेर सारंग की एक जीती जागती विरासत थी जो किताबों से परे थी। और यही उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि इतनी शक्तिशाली आवाज जिसने लाखों दिलों को छुआ, वो समय के साथ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हमारे समाज की भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सुमेर सारंग जैसी कितनी ही अनमोल आवाजों को हमने भुला दिया है। उनकी कहानियों को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके कलम की ताकत से प्रेरणा ले सकें। क्योंकि क्षेत्रीय कला को सहेजना सिर्फ इतिहास को बचाना नहीं है, बल्कि भविष्य को और समृद्ध करना है।